नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि 50 से ज़्यादा मुल्क, जिनमें चाइना और जापान भी शामिल है और कुछ यूरोपियन ममालिक भी शामिल हैं, जो कि इस वक्त ओल्ड एज यानी बूढ़े लोगों के क्राइसिस का सामना कर रहे हैं। या तो वो ऑलरेडी कर रहे हैं या बहुत जल्द वो इस क्राइसिस में मुब्तला होने जा रहे हैं। 50 से ज़्यादा मुल्क, 50 से ज़्यादा ममालिक दुनिया में इस वक्त बूढ़े लोगों के क्राइसिस को उसका सामना करने जा रहे हैं। पाकिस्तान इस लिहाज से बड़ा खुशकिस्मत है कि इसकी 40+% जो आबादी है वो अंडर 30 है और बड़ी एनर्जेटिक यंग फोर्स है। हमें इसका कतन कोई ख़तरा नहीं, और इस लिहाज से जो हम हैं वो बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे यहाँ यंग लोग जो हैं वो बड़ी मुनासिब तादाद में मौजूद हैं, बल्कि एक मैसिव फोर्स के तौर पर मौजूद हैं। लेकिन जिस तरह हमने बाकी हर शोबा है ज़िंदगी में बैड गवर्नेंस के नतीजे में तमाम अपॉर्चुनिटी को ना सिर्फ ज़ाया किया, बल्कि जो चीज़ें हमारे लिए पॉजिटिव और फ़ायदेमंद होने चाहिए थी, हमने उनको अपने लिए नुकसानदेह बना लिया। यानी हमने जो तरियाक था या जो तरियाक होना चाहिए था उसे भी अपने लिए जहर बना लिया। अगर गवर्नेंस की छोटी सी मिसाल अगर आप समझना चाहें तो आप ये देख सकते हैं कि हम कितने अच्छे गवर्नर हैं, या सेल्फ गवर्नेंस की हमारे अंदर क्या कैपेबिलिटी है, या हमने क्या शो किया है। आप देख सकते हैं कि अंग्रेज़ 1947 जब पार्टीशन हुई तो उस वक्त जो इदारे वो अच्छी हालत में चलते हुए छोड़ के गए थे, जिनमें आप देख सकते हैं कि जितने भी इदारे हैं जो वो छोड़ के गए थे, अमारात जो वो छोड़ कर गए थे, ब्रिज वो जो छोड़ कर गए थे, और इदारे जितने भी वो छोड़ के गए थे, आज वो किस हालत में हैं। आप देख सकते हैं कि वो इमारतें अभी भी खड़ी हैं और उनकी एक शान व शौकत है, लेकिन हमने उसके बाद जो इमारत बनाई, जो सड़कें बनाई, उनकी क्या हालत है, और जो इदारे वो चलते हुए छोड़ के गए थे आज उनकी क्या हालत है। यही हालत हर जगह पे नुमाया नज़र आती है कि हम जो चीज़ हमारे लिए और दुनिया के लिए, जिनकी पूरी दुनिया में उसकी जो डिमांड है और जो उसकी वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और बहुत ज़्यादा है, और हमारे यहाँ वही चीज़ जो है एक नेगेटिव रोल प्ले करती है। उनमें जो सबसे तकलीफ अमर है वो यंग लोगों का, यूथ का है। हमारे पास यूथ है जो कि बड़ी ही वैल्यूएबल चीज़ है। इससे ज़्यादा मेरे नज़दीक कोई वैल्यूएबल चीज़ नहीं। दुनिया में जितनी भी बड़ी तब्दीलियां आई, जितने भी बड़े इनकलाबात आए, वो उस वक्त तक पाया तकमील को ना पहुँचे जब तक कि उसमें यूथ शामिल ना हुई। तो एक जवान आदमी में या एक जवान बच्चे में जो एंथुसियाज्म होता है, जो उसमें जज्बा होता है, जो उसको कुछ करने के उसमें आग होती है, एक ईगरनेस होती है, एक डिस्कवर करने की इश्तहा होती है, आगे बढ़ने की जो उसमें हिम्मत होती है, जो उसके ख्वाब होते हैं, और फिर उसके अंदर चैलेंजेस को कबूल करने और उनसे निमटने का जो जज्बा होता है और एनर्जी होती है, वो उसका कोई नेबुल बदल नहीं, उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तो दुनिया में जो भी बड़ी चेंजेस आई वो इन जवान और यूथ लोगों की वजह से या वो लेकर आए। तो ओल्ड एज जो है इन मुल्कों को जो सामना है, जो क्राइसिस है, वो इस वक्त फेस कर रहे हैं कि जो उनकी वर्किंग फोर्स है वो कम होती चली जा रही है, और जो बूढ़े लोग हैं, जो सेहत की जो इम्प्रूवमेंट है डिपार्टमेंट में, हेल्थ डिपार्टमेंट में, उसकी वजह से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ रही है, और जो बूढ़े लोग हैं उनकी तादाद भी बढ़ रही है। अब जो यूथ है हमारे मुल्क में, हमने उसके साथ भी वही सलूक किया जो हमने बाकी चीज़ों के साथ किया। बैड गवर्नेंस, नो मैनेजमेंट, उसमें से बहुत सी जो यूथ है वो एजुकेशन उन्होंने ली ही नहीं, ना ही हुकूमत ने उसकी तरफ को ख़ास तवज्जो की। हेल्प योर सेल्फ वाला जो है वो सिलसिला वहाँ रहा और हुकूमत ने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया। जहाँ भी दुनिया में कौमें ज़्यादा तेज़ी से आगे आई हैं, उन्होंने दो चीज़ों में मस्ट इन्वेस्ट किया है, एक हुनर स्किल की जो ट्रेनिंग है उसमें, और जो बेसिक एजुकेशन है। जो भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ दुनिया में सामने आई, आप चाइना की मिसाल ले लें, आप थाईलैंड की मिसाल ले लें, आप सिंगापुर की मिसाल ले लें, तो जो रैपिड टर्न, सॉलिड टर्न अराउंड हुआ
वो ये दो चीज़ों में इन्वेस्टमेंट से हुआ। और इसके अलावा अगर आप कोई और चीज़ इख्तियार करना चाहें तो उसका रिजल्ट इतना देर पा नहीं होता, उसकी बुनियादें इतनी मजबूत नहीं होती, जिसकी ये दो चीज़ें करने से होती है कि आप इन्वेस्ट करें एजुकेशन के अंदर और ट्रेनिंग के अंदर। स्किल, प्रोफेशनल स्किल, किसी भी चीज़ की प्रोफेशनल स्किल, प्रोड्यूस करने की स्किल। तो ये जो दो चीज़ें हैं ये भी पाकिस्तान में इसी तरह जो है इस वक्त यूथ जो है वो भी हमारे लिए बजाय नेमत होने के हमारे लिए अब जो है वो हम उसको हमने वबाल में टर्न कर दिया है। हमने उसको एजुकेशन जितनी होनी चाहिए थी, बेसिक एजुकेशन सबके पास, वो नहीं दी। और जिन्होंने ली उनके लिए भी हमारे पास ना तो कोई हेल्दी मशागल है उनके लिए हमारे पास, ना ही हमारे पास उनके लिए जॉब्स हैं, ना ही हमारे पास इन्वेस्टमेंट और कारोबार के कोई ज़्यादा वसाइल हमारे पास उनके लिए मौजूद है। बल्कि जो लोग ऑलरेडी कारोबार कर रहे थे वो भी इस वक्त क्राइसिस का सामना कर रहे हैं। तो यूथ को जो हमने निगलेक्ट किया, इसका खमियाजा हम आने वाले बरसों में भुगतेंगे कि हमने जो उसको बेसिक एजुकेशन नहीं दी, स्किल नहीं दी। इमरान खान के पास एक बड़ा सुनहरी मौका था कि वो यूथ की ट्रेनिंग करते, उसके लिए कोई आगे अपॉर्चुनिटी पैदा करते, लेकिन उन्होंने उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं की और उनको ज़्यादातर गाली गलोच और दूसरी चीज़ें जो थी वो सीखने को दी, जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ दे अमर है। खैर, यहाँ सिर्फ इमरान खान का क्या जिक्र करना, जबकि पूरे का पूरा जो सिस्टम है वही कोलैप्स कर रहा है, तो किसी एक शख्स को इल्ज़ाम नहीं दिया जा सकता। अब मुझे एक जो चीज़ जो ज़्यादा जो उसको मैंने मेंशन करना है वो ये है कि अब जिस तरह हम जिस क्राइसिस में हम फंसे हुए हैं या घिरे हुए हैं, उसमें हम ये कभी सोचते हैं, बहुत से हमारे मुफक्कर या दानिश्वर जो भी बातें कर रहे हैं वो ये तो समझते हैं कि हम दायरों का जो सफ़र है उसमें घूम रहे हैं, उसी में सफ़र करते चले जा रहे हैं। लेकिन दायरों के सफ़र में भी आप उस दायरे के अंदर रहते हैं, आप पीछे नहीं जाते। हम पीछे भी जा रहे हैं, दायरों में भी घूम रहे हैं और पीछे भी जा रहे हैं, दो अमल हो रहे हैं सेम टाइम के ऊपर। तो अब अगर आप ये सोचते हैं कि बहुत से दानिश्वर हमारे कहते हैं कि फ़लाँ चीज़ को ठीक कर दो तो ये चीज़ ठीक हो जाएगी, फ़लाँ चीज़ को ये ठीक कर दो तो ये चीज़ ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। अब ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप ये कहें कि जी अभी एक जो डिपार्टमेंट है उसको आप ठीक कर लें, बाकी डिपार्टमेंट ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो जो आप एक डिपार्टमेंट ठीक करने चलेंगे, बाकी भी उसको खींच के वापस वहीं पे ले आएंगे जहाँ के वो खुद हैं। यानी जो भी डिक्लाइन का शिकार जो हमारी नेशनल लाइफ के या माशरती ज़िंदगी के जो भी हमारे जो डिक्लाइन का शिकार शोबे हैं, तकरीबन हर शोबा ही डिक्लाइन का शिकार है। अब अगर आप एक इसको उसमें से एक को ठीक कर भी लें तो बाकी जो शोबे हैं या जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, बाकी जो लोग हैं, वो उसको खींच के वापस वहाँ ले आएंगे। उसकी मिसाल ऐसे आप देख सकते हैं कि वकीलों ने एक बड़ी अजीमुल शान मूवमेंट चलाई थी मुशर्रफ के ख़िलाफ़, जिसके नतीजे में मुशर्रफ को भी जाना पड़ा और एक तरह से ऐसी राह ज़रूर पैदा हो गई थी कि जजेस जो हैं वो अगर आज़ादी से अपने फैसले करना चाहते तो कर सकते थे। यानी कम अज़ कम ऐसी फ़िज़ा ज़रूर पैदा हो गई थी या उनको इतना रूम ज़रूर मिल गया था कि वो उससे आगे पेशकदमी कर सकते थे, इससे आगे चल सकते थे, इससे आगे जा सकते थे। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? दो चीज़ें हुई थी। एक, वकला मुतहद हुए थे, उन्होंने अपनी पावर दिखाई थी। अब उन्होंने जब अपनी पावर देख ली थी तो उसमें भी उन्होंने वकीलों ने अपनी पावर को अब्यूज़ करना शुरू कर दिया। जो उन्होंने डिस्कवर किया था अपनी पावर को, जो उनमें यूनिटी आई थी, तो दो चीज़ें हुई थी उनमें। उन्होंने अपनी पावर को डिस्कवर किया था, यूनिटी आई थी, पावर को उन्होंने अब्यूज़ करना शुरू कर दिया। बहुत से वकला ने, अगर सब ने नहीं किया तो बहुत सो ने करना शुरू कर दिया। उन्होंने अदालतों को यरगुमाल बनाना शुरू कर दिया, सिस्टम को यरगुमाल बनाना शुरू कर दिया। अब वो उनकी मिसाल ऐसे ही थी, वो कहते हैं कि बाज़ार हुस्न में आग लगी और अमले ने बड़ी मुश्किल से उसको काबू पाया, लेकिन अब अमले पर काबू नहीं पाया जा रहा। यही सूरत हाल वकला के साथ हुई। उन्होंने उसको काबू पाया लेकिन उसके बाद वो खुद पर काबू न पा सके। अब अगर आप दूसरी तरफ देखें तो एक ग्रुप जो है उसको जो कि एस्टैब्लिशमेंट, एंटी एस्टैब्लिशमेंट था, जब उसने देखा कि दूसरा ग्रुप जो है एंटी एस्टैब्लिशमेंट झंडा उठा के हमसे भी आगे निकल गया है, तो उन्होंने फिर अपनी बचत के लिए हुकूमती जो ग्रुप था, जो हुकूमत में था, उसकी तरफ देखना शुरू किया। वहाँ से उनको इंडिकेशन मिली कि ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं, हमारे साथ खड़े हो, दूसरे ग्रुप का साथ मत दो, जो भी हो हमारे साथ रहो, दूसरे ग्रुप का साथ ना दो। तो उस वजह से उनके अंदर अपने अंदर एक तकसीम पैदा हो गई, वकीलों के अपने अंदर एक तकसीम पैदा हो गई और उन्होंने जो अपनी ताकत थी
उसको मुज्तमे ना रखा, उसको इकट्ठा ना रखा, ताकत डिवाइड हो गई और बहुत से वकीलों को भी जो एस्टैब्लिशमेंट थी या हुकूमत थी उन्होंने जेलों में डालना शुरू कर दिया। तो वकीलों की जो यूनिटी थी वो भी खत्म हो गई, कंप्रोमाइज हो गई। उसके बाद जजेस की जो पावर थी उसको भी उन्होंने जो है वो तकसीम जो तरीके से कर लिया और जज थे आपस में एक मुतहद ना रहे, एक टीम की तरह। असल में सारी पावर जो है यूनिटी से ड्राइव होती है। जब आपने कुछ जजेस ने खड़े होके अपने सीनियर जज के साथ या चीफ जस्टिस के साथ अख्तलाफ किया और सरेआम किया, उसकी वजह से अपने उनके अंदर जो इत्तेहाद था उसके अंदर भी दरारें पड़नी शुरू हो गई और आहिस्ता आहिस्ता देखा यह गया कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले थे उन पर अमल ना करने का भी एक सिलसिला चल निकला। तो वो जो सफ़र हमने तय किया था अदलिया आज़ाद करने का, वकला ने अपनी ताकत देखी थी, वो सारे का सारा फिर दोबारा रिवर्स हो गया। तो अब इसका हल क्या है? देखना यह है कि अब सारे सिलसिले का हल क्या है। अब हमने बात ये समझ ली कि अगर आप एक इदारे को वापस खींच के लाएंगे, उसको आप दुरुस्त कर लें, उसको आप जहां होना चाहिए वहां ले भी आए, तो जो बाकी सब के सब इदारे हैं या जो लोग हैं वो अपने अपने इंटरेस्ट के लिए देखते हैं कि ये इदारा या ये जो ग्रुप है हमारे लिए खतरा बन सकता है, तो फिर ये उसकी ताकत को डिवाइड कर देते हैं, उसको आपस में डिवाइड कर देते हैं, उस इदारे में डिवीजन ले आते हैं ताकि इनकी पावर जो है वो घटती चली जाए। आपने देखा उसकी बेहतरीन मिसाल जो अभी मैंने दी वो अदलिया की मिसाल है। अदलिया बहुत पावरफुल थी हमारी, जो वकला की तहरीक सी, उसके बाद उसके अंदर फिर डिवीजन लाई गई, तकसीम लाई गई, उससे उनकी पावर डिवाइड हुई और अल्टीमेटली जो अदलिया थी अब उसके फैसलों पर अमल नहीं होता या उनके फैसलों के साथ जो सलूक होता है वो आप देख सकते हैं। और जो वकला की ताकत थी उसको भी डिवाइड कर दिया गया। तो अब इसका हल क्या है? सोचना यह है कि इसका हल क्या है। तो अब हम अगले वीडियो में देखते हैं कि जो प्रॉब्लम इस वक्त हमारे मुल्क को दरपेश है, जो क्राइसिस दरपेश है, जो दायरों का सफ़र दरपेश है, जो सर्कल्स में हम घूम रहे हैं, एक ही भंवर में हम जो फंसे हुए हैं, इसका हल क्या है? आखिर इसका हल क्या है? असल चीज़ ये देखने वाली है कि इसका हल क्या है। अस्सलाम वालेकुम।